हेलो मेरे 2025 वाले यूपी योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी 2025 यूपी बोर्ड में जो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा आज की इस वीडियो पे हम करने वाले हैं। वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गद्यांश और बच्चों पद्यांश। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश बच्चों आपका 10 नंबर का गद्यांश आता है बच्चों और 10 नंबर का पद्यांश आता है। यानी कि आज की इस वीडियो में मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग 20 अंक एकदम के साथ पक्का करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप लोगों ने आज की इस वीडियो को देख लिया और अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप लोगों के यूपी बोर्ड के एग्जाम में बच्चों 20 नंबर एकदम से एकदम पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आपको बताते हैं कौन से हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश। मेरे प्यारे बच्चों, समय बहुत ही कम बचा हुआ है। समय को देखते हुए हमको अपनी तैयारी को दुगनी का तरीके से कर देनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अब हमारा जो समय है बच्चों बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आने वाला है, क्योंकि बच्चों हमारे पास अगर देखे जाए आप लोग कुल मिला के 30 दिन आप मानिए। ठीक है, आपके पास बस 30 दिन ही बचे हैं। उनमें ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को ऐसा कुछ करना है कि आपका भी नाम रोशन हो, आपके विद्यालय का नाम रोशन हो, आपके मम्मी पापा का नाम रोशन हो और सबके साथ साथ बच्चों हमारा भी आप लोग NCERT वाले भैया का भी आप लोग नाम रोशन करें। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से आपके यूपी बोर्ड में आता है। ठीक है, आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, प्रश्न आपको पूछा जाएगा बच्चों, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का प्रश्न पूछा जाएगा और प्रश्न में बच्चों आपको ये गद्यांश दे दिया गया है। ठीक है, और इसके नीचे बच्चों बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यानी बच्चों 5 प्रश्न आते हैं। ठीक है, 5 प्रश्न आते हैं और जो जैसा जैसा ये प्रश्न पूछेगा हमको पहले इसको अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद बच्चों इन प्रश्नों के आप लोगों को उत्तर भी देने होते हैं। ठीक है, ये बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ये जितने भी प्रश्न आते हैं बच्चों, ये एक प्रश्न बच्चों 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो आप लोगों के यानी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आप लोगों के 10 नंबर पक्के करवाता है। ठीक है, गद्यांश 10 नंबर पक्के करवाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों और पद्यांश भी आप लोगों के 10 नंबर पक्के करवाता है। यानी बच्चों हमको इनको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि बच्चों 10 अंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी अगर आप लोगों ने हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो बच्चों आपकी परसेंटेज बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि जो मैं गद्यांश लेके आया हूं बच्चों वो भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2025 में इसके आने के चांस बच्चों 80% है। ठीक है, यानी कि ये किसी ना किसी सेट में 7 सेट यूपी में बच्चों बनते हैं और ये कम से कम 3-4 सेट में ये पूछा जाएगा, तो शायद कहीं आपके सेट में भी ना आ जाए। इस वजह से हमको इसको अच्छे तरीके से तैयार भी कर लेना है, प्लस आपको करने का तरीका भी पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं। अगर कोई भी आप लोगों का गद्यांश पद्यांश पूछा जाएगा तो आपके नंबर मतलब कुल मिला कहने का मतलब ये है आज की इस वीडियो पे बच्चों आप लोगों के 20 नंबर एकदम से एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक विद्यार्थियों, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले इसको बच्चों अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, इसके बाद ही इसके जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आप लोगों को उत्तर लिखना है। ठीक है, तो पहले हम इसको अच्छे तरीके से पहले पढ़ते हैं, इसको समझते हैं कैसे पढ़ा जाता है, कैसे में उसमें बच्चों उत्तर ढूंढते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग पहले इसको अच्छे तरीके से पढ़ो। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब एक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पर करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ाने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा आपको दिख नहीं रहा होगा,
उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। यानी हम लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब बच्चों इनके प्रश्न पढ़ते हैं, और प्रश्न पढ़ने के बाद जैसे आप लोगों ने पढ़ लिया तो भाई कुछ आप चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आई होंगी। ठीक है, यानी कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। भाई आप लोग एक बार खूब अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ लेना है, इसके बाद इनको प्रश्न को देखना है। जैसे ही आप लोग प्रश्न को बच्चों देखेंगे तो प्रश्न देखते ही आपको उत्तर का पता वैसे ही लग जाता है। ठीक है, जैसे हमारा देखो पहला प्रश्न क्या है, हमारा बच्चों पहला प्रश्न पूछ रहा है जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो इसमें लिखा है साफ साफ जन का प्रवाह अनंत होता है। क्या होता है बच्चों, जन का प्रवाह अनंत होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पे आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, यहां पे क्या लिख देंगे आप लोग, जन का प्रवाह अनंत होता है, अनंत होता है। ठीक विद्यार्थियों, जन का प्रवाह क्या होता है, अनंत होता है। ये बच्चों हमारे क्या हो गए, 2 नंबर एकदम से कंप्लीट हो गए, यानी बहुत आसान होता है ये। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ना बस पड़ेगा अच्छे तरीके से, बाकी ये बहुत आसान होता है। ठीक है, अगला देखो हमारा प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। यानी बच्चों ऐसे आता है आप लोगों को, दिए गए इसका गद्यांश का शीर्षक क्या है, यानी पाठ का नाम क्या है, और इसके पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो आप लोगों को ये सब उल्टा सीधा चीजें नहीं लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के फलाना पाठ से लिया गया है, इसके लेखक फलाना है, तो आप लोगों को ये सब बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आप लोगों को लिखना क्या है भाई, इतना सारा हम क्यों लिखें, क्यों, क्या एग्जामिनर 2 नंबर से ज्यादा दे देगा, एग्जामिनर 2 नंबर से ज़्यादा कभी नहीं देगा। ठीक है, तो हमको उसी तरीके हमको लिखना भी है। तो आप यहाँ पे डालेंगे शीर्षक, क्या डालेंगे, शीर्षक। यहाँ पे आप लोग शीर्षक डाल दीजिए और इसको अंडरलाइन कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप भाई शीर्षक कौन सा है, आपको सबको पता है राष्ट्र के स्वरूप पाठ से लिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारा क्या है, पद्यांश है। ठीक है, ये हर साल पूछा जाता है, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, इसका शीर्षक बच्चों क्या हुआ, शीर्षक का क्या नाम है, राष्ट्र का स्वरूप, हमने लिख दिया। इसके बाद कह रहा है लेखक का नाम, तो यहाँ पे लिख दीजिए लेखक। क्या लिख दिए बच्चों, लेखक। ठीक है, यहाँ पे लेखक करने के बाद अंडरलाइन कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए लेखक। तो इसके बच्चों लेखक क्या है आपको पता ही होगा, आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप लोगों को भाई पता होगा, वासुदेव सरल अग्रवाल। कौन से बच्चों, वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं, अग्रवाल जी। ठीक है, तो इसके लेखक बच्चों हैं वासुदेव सरल अग्रवाल। यानी बच्चों आपके 2-4 नंबर आपके एकदम से कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आप लोगों को लिखना शीर्षक का नाम भाई राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया, क्योंकि यहाँ पे कई बार राष्ट्र आया है, देखिए राष्ट्रीय। ठीक है, या इसी तरह कई बार राष्ट्र आया है, तो आप लोगों को समझ जाना भाई, अगर थोड़ा सा भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई, है ना, कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। इसके लेखक क्या है बच्चों, वासुदेव सरल अग्रवाल जी इसके लेखक हैं। ठीक विद्यार्थियों, आगे देखिए, आगे बच्चों कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लाइन अंडरलाइन रहेंगे उसको आपकी व्याख्या करना है। जैसे यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे क्या है, जन का प्रवाह अनंत होता है, ये बच्चों अंडरलाइन है। ठीक विद्यार्थियों, क्या है, अंडरलाइन है। तो हमको इसी को क्या करना है, अपने शब्दों में बच्चों व्याख्या करनी है इसके। ठीक है, और इसको जब आप पढ़े रहेंगे तभी तो आप इसकी व्याख्या कर पाएंगे, है ना। जैसे हमारे सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तदात्म प्राप्त किया है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत कर से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। ठीक है, तो ये इसमें इस तरह के तरीके से लिखा, आप लोगों को पूरा अगर पढ़ेंगे तो इसका आपको लोगों को मतलब समझ में आ जाएगा। जन का प्रवाह अनंत होता है, यानी इसका मतलब बच्चों क्या है कि सैकड़ों वर्षों जो लोग पृथ्वी के साथ इनका गहरा संबंध है। ठीक है, जन का प्रवाह अनंत, यानी लोग आते ही रहते हैं, अनंत तरीके से लोग आते हैं। ठीक है, इस पृथ्वी पर अनंत तरीके से लोग आते हैं भाई, डेली वाइज बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, बहुत लोग मरते हैं, लेकिन आते जाते रहते हैं। तो सैकड़ों वर्षों से क्या है, सैकड़ों वर्षों से भाई हजारों वर्षों से है, लेकिन आप लोग सैकड़ों वर्षों से लिखना है, हजारों वर्षों से आप लिख दीजिए कि जन का प्रवाह का मतलब क्या है, जन यहाँ पे आते रहते हैं। ठीक है, अर्थात जब तक बच्चों सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी तब तक लोगों का जीवन ऐसे ही अमर होता रहेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे लिख देना, मैं आप लोगों को लिख के भी बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कमी ना महसूस हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जन का, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों जन, यहाँ पे आप लोग पहले हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पे लिखेंगे क्या बच्चों, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ऐसे बात ऐसे कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे रेखांकित अंश की आप लोगों को व्याख्या करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है जन का प्रवाह, जन का प्रवाह अनंत होता है, अनंत होता है, जन का प्रवाह अनंत होता है, अर्थात बच्चों यहाँ पे लिखना अर्थात। ठीक है, अर्थात इसके बाद सैकड़ों, अर्थात सैकड़ों
वर्ष से लोगों, सैकड़ों वर्ष से लोगों का पृथ्वी के साथ, लोगों का पृथ्वी, ठीक है बच्चों, भाई राइटिंग पे अपना ध्यान जाना, ठीक है, आप लोग भावनाओं को समझिए, ठीक है। लोगों का पृथ्वी के साथ, लोगों का पृथ्वी के साथ गहरा, बच्चों गहरा संबंध है, गहरा संबंध है। अर्थात जैसे बच्चों अब मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, यानी कि कुछ अपने शब्दों में भी आप लोगों को व्यक्त करना है चीजों को, ठीक है। अर्थात गहरा संबंध है बच्चों, इसके बाद अर्थात जब तक, भाई अपने मन से भी लिखना है, जब तक, इसका भाई जन का प्रवाह का मतलब क्या हुआ, जन का प्रवाह पृथ्वी पर अनंत साल से है, यानी जन का प्रवाह अनंत है, ठीक है। तो जब तक सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी, जब तक बच्चों क्या है, जब तक सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी तब तक लोगों का जीवन, लोगों का बच्चों जीवन जो है क्या है, ऐसे ही अमर रहेगा, ऐसे ही अमर रहेगा। तो बच्चों ऐसे ही आप लोगों को अपने शब्दों में प्लस कुछ बढ़ा चढ़ा के आप लोगों को इसी प्रकार से रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है। यानी हमने यहाँ पे क्या लिखा, जो जन का प्रवाह है बच्चों वो अनंत होता है, अर्थात सैकड़ों वर्ष से लोगों का पृथ्वी के साथ गहरा संबंध है, अर्थात जब तक सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी तब तक लोगों का जीवन ऐसे ही अमर रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों को रेखांकित अंशों की क्या कर देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, व्याख्या कर देनी है, ठीक है। तो अब बच्चों हम देखो हमने 3 प्रश्न कर लिए, यानी हमने 6 नंबर एकदम पक्के कर लिए, ठीक विद्यार्थियों। अब चलते हैं बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो बच्चों ये रहा हमारा अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सूर्य की रश्मियां का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि सूर्य की जो रश्मियां है बच्चों वो क्या प्रभाव पड़ती हैं, ठीक है। तो इसको हमको लिखना, इसी में से छांट के लिखना होता है हमें। तो यहाँ पे देखेंगे, सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, ठीक है। जब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है बच्चों, अमर है। तो इसको हम अपने तरीके से लिखेंगे, ठीक है। यहां पे बच्चों लिखेंगे सूर्य की रश्मियां, सूर्य की बच्चों रश्मियों का प्रभाव बच्चों, आप राइटिंग में न जाना, आप लोग समझते रहिए, ठीक है। का प्रभाव यह है कि इससे राष्ट्रीय क्या बच्चों, राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है, ठीक है बच्चों, जीवन अमर है। भाई यही तो यहाँ पे लिखा है, सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल का भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है बच्चों, अमर है, ठीक विद्यार्थियों। तो सूर्य की रश्मियों का प्रभाव यह है कि इससे राष्ट्रीय जन का जीवन क्या है बच्चों, अमर है, ठीक विद्यार्थियों। तो हमारा ये भी प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं बच्चों, आगे 5 ही प्रश्न आप लोगों के पूछे जाते हैं, गद्यांश और पद्यांश में भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक विद्यार्थियों। घाटों का निर्माण का आशय क्या है, तो बच्चों ये देखो, इसको आप थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। घाटों का निर्माण का बच्चों आशय क्या है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा घाटों का निर्माण, तो जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है, ठीक विद्यार्थियों। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, भाई लोग आते हैं, लोग जाते हैं, तो वो अपने साथ क्या छोड़ जाते हैं भाई, अपनी यादें छोड़ जाते हैं, अपने अच्छे काम छोड़ जाते हैं। जैसे भाई हम भी कुछ समय बाद चले जाएंगे, ठीक है, जितने भी हमारी उम्र होगी, जब हम चले जाएंगे तो भाई आप लोग भी याद करेंगे, नहीं वो सर थे, एनसीईआरटी वाले भैया थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो आप लोग सब ये चीज़ें याद रखेंगे। तो घाटों के निर्माण का आशय वही है, ठीक है। तो आप लोगों को बच्चों यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से लिख देना है व्यक्ति, क्या लिख देना बच्चों, व्यक्ति अपने कर्मों व श्रम के द्वारा पद चिन्ह छोड़ जाते, भाई पद चिन्ह ही तो कहेंगे, पद चिन्ह छोड़ जाते हैं, ठीक है, छोड़ जाते हैं,
जाता है या जाता है, आप लिख दीजिए जाता है, ठीक है। तो घाटों के निर्माण का आशय क्या है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं घाटों का निर्माण का आशय यह है कि व्यक्ति अपने कर्मों व श्रम के द्वारा पद चिन्ह छोड़ जाते हैं या जाता है, ठीक है। तो बस इतना आप लोगों को लिख देना है। यानी बच्चों आप लोगों के इसमें से 10 नंबर एकदम से एकदम कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक विद्यार्थियों। अब बच्चों हम देखते हैं पद्यांश को, ठीक है। बच्चों पद्यांश को देखते हैं। पद्यांश भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों पद्यांश से भी 10 नंबर के प्रश्न आते हैं, तभी बच्चों आप लोगों के 20 नंबर जाके इसमें से ही बन जाता है, ठीक विद्यार्थियों। तो ये देखो हमारा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि बच्चों 100% चांस है कि यही पद्यांश आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक विद्यार्थियों। तो आप लोगों को इसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, प्लस आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि कैसे पद्यांश को करना होता है, हमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, इसका पद्यांश पहले आप लोगों को लिख के दे दिया जाएगा, पेपर में आएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों इसमें से निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 5 प्रश्न आप लोगों को पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले इस पद्यांश को अच्छे तरीके से पहले पढ़ते हैं, इसके बाद इसके जो प्रश्न हैं उनको भी करेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोगों को पद्यांश बहुत ही अच्छे तरीके से पहले पढ़ लेना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पहले हम लोग पद्यांश पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, कौन हो तुम बसंत के दूत, यानी बच्चों जो मनु हैं वो श्रद्धा से पूछते हैं, ठीक है। जो मनु हैं वो श्रद्धा से जाके पूछते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत, यानी कि तुम कौन हो जो एक वसंत के दूत की तरह प्रतीत हो रही हो, ठीक है। जो मनु है वो श्रद्धा से जाके पूछते हैं, भाई श्रद्धा बैठी है सुनसान जंगल में, ठीक है। तो कहती हैं तुम कौन हो जो एक तुम बसंत के दूत, ठीक है, जो तुम बसंत के दूत की तरह प्रतीत हो रही हो, ठीक है। विरस पतझड़ में अति सुकुमार, जो इस विरस यानी सुनसान पतझड़ में भी इतनी कोमल, ठीक है, सुकुमार इतनी कोमल प्रतीत हो रही हो, तुम कौन हो, ठीक विद्यार्थियों। घन तिमिर में चपला की रेख, घन तिमिर यानी बच्चों इस घनघोर अंधेरे में चपला की रेख यानी कि बिजली की किरणों यानी चंचल किरणों की तरह लग रही हो, तुम कौन हो, ठीक है। घन तिमिर में चपला की रेख का मतलब हो गया जो इस घनघोर अंधेरे में बिजली की किरणों की तरह यानी चंचल किरणों की तरह लग रही हो, तुम कौन हो भाई, है ना। तो मनु कह रहे हैं किससे, श्रद्धा से। तपन में शीतल बंद बयार, यानी तपन में शीतल बंद बयार, और इस तपन में ठंडी वायु की तरह प्रतीत हो रही हो, शीतल मंद बयार यानी कि ठंड में क्या इस तपन में ठंड वायु की तरह बच्चों प्रतीत हो रही हो, तुम कौन हो भैया, ठीक है। लगा कहने आगुंतक व्यक्ति, और बच्चों इतना सुन के आगुंतक यानी आया हुआ व्यक्ति, तो आया हुआ व्यक्ति कौन है बच्चों, यानी कि श्रद्धाएं आई हुई व्यक्ति, ठीक है। तो लगा कहने आगंतुक व्यक्ति यानी कि कहने लगा आया हुआ व्यक्ति। मिटाता उत्कंठा सविशेष, मिटाता उत्कंठा, उत्कंठा यानी बच्चों उत्सुकता व्याकुलता, ठीक है ना। तो मिटाता उत्कंठा सविशेष यानी कि बच्चों अपनी उत्सुकता को मिटाते हुए कहती हैं, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को, ये नहीं बच्चों, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, यानी कि दे रहा हो कोकिल सानंद, कोकिल मतलब बच्चों कोयल, ठीक है। दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, यानी कि विद्यार्थियों जब वह बोलती हैं यानी कुछ कहती हैं तो उनकी जो बात है वो ऐसी लगती है कि बच्चों कोकिल यानी कि जैसे कि कोयल सुमन यानी कि फूलों से वसंत ऋतु आने का संदेश दे रही हो, ठीक है। यानी कि वो इस प्रकार से बोलती हैं, जब वो बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी बातों में ऐसी जैसे कोयल कहती फूलों से कहती है कि वसंत ऋतु आने का संदेश दे रही हो, तो इस प्रकार वो बोलती हैं श्रद्धा, ठीक विद्यार्थियों। तो ये रहा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा क्या कहते हैं पद्यांश है, ठीक है। तो इसका हमने अर्थ समझ लिया है। अब बच्चों इसको देखते हैं, इसके जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न बच्चों किस प्रकार से पूछे गए हैं, ठीक है। तो इनको पहले प्रश्न को पढ़ते हैं तभी भाई हम समझ में आएगा, ठीक है। तो बच्चों जो पहला प्रश्न हमारा इसमें दिया है, पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो बच्चों पाठ का शीर्षक और कवि का नाम, तो इसमें भी आप लोगों को प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक इसमें से ये पाठ लिया गया है, ये सब लिखने की बच्चों कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आप लोग सीधा इसमें लिखिए शीर्षक का नाम। क्या लिखेंगे बच्चों आप लोग, शीर्षक का नाम,
शीर्षक का नाम। यहाँ पे बच्चों लिखेंगे शीर्षक का नाम। ठीक विद्यार्थियों, और शीर्षक का नाम क्या है बच्चों? श्रद्धा मनु। क्या है? श्रद्धा मनु। ठीक है, श्रद्धा मनु। भाई शीर्षक का नाम क्या बच्चों? श्रद्धा मनु, आप लोगों को पता ही होगा। इसके बाद बच्चों इसके कवि का नाम क्या है? कवि का नाम। ठीक विद्यार्थियों, तो इसके बच्चों कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि का नाम बच्चों जयशंकर प्रसाद। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इसके कवि का नाम है हमारे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो बस बहुत ज्यादा आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, बस आप लोग इतना लिख दीजिए, इतना आप लोगों के लिए बच्चों पर्याप्त है। ठीक है, आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है? आगंतुक व्यक्ति, यानी यहां पे क्या लिखा है? कहने लगा आगंतुक व्यक्ति, मिटा तो उत्कंठा सविशेष। तो बच्चों आगुंता जो व्यक्ति है उससे तात्पर्य बच्चों श्रद्धा से है। किससे? श्रद्धा से है। भाई श्रद्धा ही आई हुई वही आगंतुक व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे लिखना है आप लोगों को प्यारा प्यारा, आगंतुक व्यक्ति से बच्चों लिखना, आगंतुक व्यक्ति से तात्पर्य है, तात्पर्य श्रद्धा से है। आप लोग ये लिख दीजिए, श्रद्धा से है। ठीक विद्यार्थियों, तो यहाँ पे क्या है? आगंतुक व्यक्ति से तात्पर्य श्रद्धा से है। ठीक विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, चपला और उत्कंठा के अर्थ लिखिए। भाई अभी आप लोगों ने मैंने आप लोगों को बताया चपला का अर्थ क्या है, उत्कंठा का अर्थ क्या है। भाई देखो चपला यहाँ पे लिखना है ना, घन तिमिर में चपला की रेख। चपला मतलब बच्चों किरण। ठीक है, क्या बच्चों? किरण, बिजली। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे लिखना है चपला। भाई कुछ ज्यादा नहीं लिखना, आप लोग लिखना है चपला। क्या लिखना है? चपला। ठीक विद्यार्थियों, यहाँ पे आप लोग को लिखना है चपला। तो इसके चपला का अर्थ बच्चों लिख देना है बिजली। क्या लिख देना प्यारे विद्यार्थियों? बिजली। ठीक है, और चपला का हमारा अब उत्कंठा। उत्कंठा मतलब बच्चों उत्सुकता, उत्कंठा। उत्कंठा का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? उत्सुकता, व्याकुलता, कुछ भी आप लोग लिखिए, उत्सुकता, या बच्चों आप लोग लिख सकते हैं व्याकुलता, व्याकुलता। ठीक है, व्याकुलता भी आप लोग लिख सकते हैं। यानी 2, 2, 4, 2, 6 आप लोगों के नंबर एकदम कंप्लीट हो गए। आगे चलते हैं। यहाँ पे बच्चों रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो बच्चों यहाँ पे रेखांकित अंश कौन सा है? घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ठीक है, घन तिमिर। ठीक है, तो आप लोग देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पे आप लोगों को हेडिंग डाल लेनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद बच्चों आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, यहाँ रेखांकित अंश की, यानी कि तुम कौन हो जो इस सुनसान अंधेरे से भरे इस जीवन में एक बिजली की किरण की तरह प्रतीत हो रही हो। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या में, कवि कहते हैं, आप लोग को लिखना है, कवि मैं जल्दी लिख रहा हूँ, कवि कहते हैं कि तुम कौन हो इस सुनसान अंधकार से भरे इस जीवन में एक बिजली की किरण। ठीक है, बिजली की किरण की तरह दिख रहा है ना बच्चों आप लोगों को? किरण की तरह प्रतीत हो रही हो और इस वेदना में या इस पीड़ा में, यहाँ पे लिख देंगे इस पीड़ा। भाई रेखांकित अंश व्याख्या तो उसमें अपने भी शब्द डालने पड़ेंगे ना, कुछ ना कुछ। इस वेदना में, इस पीड़ा में एक ठंडी वायु की तरह। ठीक है, यानी इस वेदना में, इस पीड़ा में एक ठंडू वायु की तरह क्या कर रही हो? मिटाता उत्कंठा तपन में शीतल मंद बयार। यानी कि इस पीड़ा में एक ठंडी वायु की तरह प्रतीत हो रही हो, ठीक है, हो रही हो, यानी घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कौन हो? यानी कि कौन हो तुम जो इस पीड़ा में इस ठंडी वायु की तरह में प्रतीत हो रही हो। यहाँ पे लास्ट में लिख देना कौन हो तुम। ठीक है, कौन हो तुम, यानी तुम कौन हो या कौन हो तुम, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी बच्चों? रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को इसी प्रकार से करनी है। ठीक है, तो बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों,
पद्यांश में किस पात्र की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है? तो बच्चों इस जो हमारा पद्यांश इसमें किसकी उत्कंठा, किसकी जो विचार है उसको मिटाने की बात कही गई? तो भाई मनु की, भाई मनु ही श्रद्धा के पास आए हैं, ठीक है। तो उनकी उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है, यहाँ पे लिख देना मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है, मिटाने की बात कही जा रही बच्चों, कही जा रही है, ठीक है। तो किसकी भाई? मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही जा रही है। तो ये बच्चों आप लोगों के, ये भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 10 अंक का पूछा जाता है और आप लोगों के 10 अंक आशा करता हूँ एकदम कंप्लीट हो गए होंगे, यानी आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार हम लोगों को लिखना होता है, ठीक विद्यार्थियों। तो आप लोगों के 10 अंक बच्चों एकदम से एकदम कंप्लीट हो गए होंगे, यानी कि 10 अंक इसके 10 अंक उसके, यानी आप लोगों को मैंने 20 अंक आज की इस वीडियो पे एकदम से एकदम कंप्लीट करा दिए हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। भाई वीडियो अगर पसंद आई हो, अगर इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को चाहिए तो भाई चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बच्चों आप लोगों ने लास्ट तक, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों लास्ट तक वीडियो देखी है तो एक कमेंट कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि किस किस बच्चे ने मेरी इस वीडियो को देखी है और कौन कौन बच्चा इस बार 12th में 90% से ज़्यादा नंबर लाना चाहता है, ठीक विद्यार्थियों। तो मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाय बाय।